हेलो फ्रेंड्स। फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपका जो मोस्ट अवेटेड टाइम था वो आ गया। हाँ, ये सच है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी क्लास 1 के एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है। वेबसाइट अपडेशन का काम शुरू हो चुका है और ये पूरी संभावना है कि 1 मार्च से क्लास 1 की ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ तक चांसेज है कि इसी वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक की बिगिनिंग तक इसके लिए एडमिशन शेड्यूल भी विद्यालय संगठन जो है प्रोवाइड कर देगा। तो वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में करवाना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से इस पर नज़र रखे हुए हैं कि कब ये एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगी। मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि जो एडमिशन की ये प्रोसेस है, ये बहुत लंबी नहीं चलती। लगभग 18 से 20 दिन फर्स्ट क्लास की ऑनलाइन एडमिशन के लिए रखे जाते हैं। तो ऐसे में जो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं उसी टाइम के दौरान। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें किन्हीं अथॉरिटीज़ से बनवाने पड़ते हैं और वो उस टाइम के ड्यूरेशन में, जैसे कि अभी कोविड का असर अभी तक बाकी है, ऑफिसेज़ में वर्किंग जो है थोड़ी स्लो चल रही है, तो वो नहीं बन पाते हैं और इसमें बच्चे का 1 साल जो है चला जाता है। तो ऐसे में इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम चाहिए होंगे, जिसे कि आप पहले से तैयार रख सकें, ताकि एडमिशन के टाइम में आप एक रश में ना रहें और आपका एडमिशन बहुत ही स्मूथली रजिस्ट्रेशन हो पाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे उन एडमिशन की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले जो है, आप ये ध्यान दें कि एडमिशन जो है फर्स्ट क्लास के ही ऑनलाइन होंगे जो मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। उसके अलावा सेकंड ऑनवर्ड्स एडमिशन वैकेंसी होने पर, किसी भी तरह की क्लासरूम में वैकेंसी है तो वहाँ ऑफलाइन मोड में स्टार्ट होंगे। तो बाकी पेरेंट्स इसके बारे में ना सोचें ऑनलाइन एडमिशन के लिए, सिर्फ वही पेरेंट्स इसे देखें जो अपने बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। और इसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे की, केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार बच्चे का एडमिशन जो है फर्स्ट क्लास में 5 से 7 साल की एज के बीच में होता है और जिसके लिए उसकी रिक्वायर्ड एज जो है, उसकी डेट्स होनी चाहिए 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच की। अगर बच्चा 1 अप्रैल 2014 से बड़ा है या फिर 31 मार्च 2016 से उसके बाद उसका बर्थ हुआ है, तो उसको एडमिशन के लिए किसी हाल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ एक कंसेशन है कि अगर 31 मार्च की बजाय 1 अप्रैल को बच्चा पैदा हुआ है तो उसे माना जा सकता है, लेकिन 1 के बाद 2 अप्रैल वाले बच्चे को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप पूरी तरह से देखिए क्या आपका बच्चा इन्हीं 2 डेट्स के बीच में पैदा हुआ है। अगर हाँ, तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है और ऐसे में उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जिन पेरेंट्स के बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यानी कि जो सक्षम अधिकारी है, जैसे नगर पालिका में होते हैं, ग्राम पंचायत में होते हैं, इवन जो सर्विस में पेरेंट्स हैं, उनके सर्विस रिकॉर्ड से भी वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है। तो इसके बिना आपके बच्चे के एडमिशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट को आप ज़रूर बनवा लें इन्हीं दिनों में। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट जो है, किसी भी जाति विशेष में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप एडमिशन चाह रहे हैं, क्योंकि हर कैटेगरी जो है कास्ट कैटेगरी की, उसकी कुछ कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती है और बड़े जगह की केवीज़ में बहुत ज़्यादा, जहाँ एक एक सीट के लिए मारामारी होती है, वहाँ लोग इन रिजर्वेशन वाली सीटों को प्रेफर करते हैं। तो वहाँ क्या है, आप अगर ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर है, नॉन क्रीमीलेयर इनकम क्राइटेरिया से नीचे के लोग हैं, एक फिक्स्ड इनकम क्राइटेरिया दिया हुआ है, या फिर आप एसटी या एससी कैटेगरीज में आते हैं, तो आप अपने सर्टिफिकेट को और बच्चे के सर्टिफिकेट को रेडी रखें। बच्चे का सर्टिफिकेट हम 3 मंथ्स के बाद भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपके नेम से वो सर्टिफिकेट, पेरेंट के नेम से वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा होता है कि सर्टिफिकेट हर 6 मंथ्स बाद रिन्यू होता है, तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। और यही बच्चे जो हैं, एसटी, एससी और ओबीसी वाले बच्चे जो हैं, वो आरटीई कैटेगरी के लिए भी कंसिडर होते हैं, तो वहाँ आपका ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बिना सर्टिफिकेट के आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो ध्यान दें कि जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं, अपनी निश्चित जो आपका स्टेट है, उस गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी गाइडलाइंस आती है, नॉर्म्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखें। अब बात आती है
EWS और BPL सर्टिफिकेट ये काम आते हैं उन लोगों के लिए जो ST SC या OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से नहीं है, लेकिन RTE के अंदर राइट टू एजुकेशन के अंडर फ्री एजुकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। वो अगर जनरल कैटेगरी से हैं या OBC क्रीमिलियर से हैं, अगर वो OBC क्रीमिलियर में तो EWS नहीं बन पाएगा, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए EWS है और BPL सर्टिफिकेट है। ये आप तैयार रखें अगर आपके पास ऐसा कोई सीन बन रहा है तो। और ये भी एक जो है दुविधा होती है कि कहाँ से, किस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेट या सेंटर। तो KVS की एडमिशन गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। कुछ जगह स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन में छूट है और कुछ जगह भारी भरकम जो रूल्स रेगुलेशंस है, तो जो भी होगा वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन, जिस स्टेट में केवी है उसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट। हाँ, तो पेरेंट्स ध्यान दें, वो पेरेंट्स जिनके सिर्फ एक इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई भाई या बहन और हो, वो सिर्फ आपकी इकलौती संतान होनी चाहिए। ऐसे में हम उस बच्ची को भी कंसिडर करते हैं जिसकी जुड़वा बहन या जुड़वा भाई है और इन दोनों को एक यूनिट के तौर पर देखा जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वहाँ केवी में फर्स्ट क्लास के हर एक सेक्शन पर 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड्स की सीट रिजर्व होती है। ऐसे में पेरेंट्स का सेंटर गवर्नमेंट का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता, इनके लिए लॉटरी होती है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपको सर्टिफिकेट देना होगा और वो जो सर्टिफिकेट है वो मजिस्ट्रेट के थ्रू अटेस्टेड होता है, वेरीफाइड होता है और इसका एक सेट प्रोफोमा होता है, एक सेट फॉर्मेट होता है जो कि आपको ऑनलाइन एडमिशन का जो पोर्टल है वहाँ मिल जाएगा। इस पोर्टल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ से आप अपने इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप इस सर्टिफिकेट को पहले से ही बना लें बिफोर हैंड, ताकि आप बाद में किसी तरह की भागदौड़ में ना रहे। एक बार फिर से क्लियर करती हूँ कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब सिर्फ वही बच्चियाँ हैं जिनका कोई भाई बहन और नहीं है। ऐसा ना हो कि किसी पेरेंट के एक बेटा और एक बेटी है, वो कहे कि हमारी सिंगल गर्ल चाइल्ड है। नहीं, वो सिंगल गर्ल जरूर है लेकिन वो सिंगल चाइल्ड नहीं है। सिर्फ जुड़वा भाई बहन की कंडीशंस को इसमें काउंट किया जा सकता है। इसके आगे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ध्यान दें आप कि सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप इन नेम ऑफ ईदर पेरेंट। यहाँ क्या होता है कि जो KVS के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन को भी एक निश्चित सीट्स मिलती हैं और जो PSU सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन को, पेरेंट चाहे प्राइवेट हो, लेकिन अगर दादा दादी जो है, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो अगर दादा दादी नाना नानी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय रहे हैं या फिर जो MPs भी रहे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी एक रिजर्व्ड कोटा मिलता है। तो उसके लिए, उस कोटा के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के माता पिता में से किसी भी एक का, उस पर्टिकुलर पर्सन जिसके नाम से आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, सीट्स के रिजर्वेशंस का, उसके साथ एक रिलेशनशिप हो, मदर है, फादर है, जिस भी तरह का है, बच्चे के पेरेंट्स के साथ उनका एक रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद फिजिकली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से असक्षम है, दिव्यांग बच्चे जो हैं, उनके लिए प्रॉपर मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू एक सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल्स को एक प्रावधान दिया गया है कि अगर बच्चे की जो दिव्यांगता है वो सामने दिख रही है तो प्रिंसिपल अपने लेवल पर उसको कंसिडर कर सकता है। एंड एक और जो सर्टिफिकेट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका सर्विस सर्टिफिकेट पेरेंट का, क्योंकि हम सबको पता है कि जो केवी में एडमिशन होते हैं वो सर्विस के अकॉर्डिंग होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी को पहले एडमिशन मिलता है, फर्स्ट कैटेगरी सेंट्रल लेवल एम्प्लॉयज़ की है, उसके बाद आती है PSU सेक्टर, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, और उसके बाद प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को कंसिडर किया जाता है, प्राइवेट जो बिजनेसमैन वगैरह हैं उनको कंसिडर किया जाता है। तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ आपके पिछले 7 साल के ट्रांसफर्स का रिकॉर्ड भी। इसका फॉर्मेट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ दिया हुआ है, तो आप पहले से ही इसे बनवा लें अपने डिपार्टमेंट से, ताकि बाद में किसी तरह की देरी आपको ना हो। आगे अगर हम देखें तो कुछ और 1-2 सर्टिफिकेट्स है जो ज़रूरी है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉयज। डिफेंस एम्प्लॉय जो यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉयज़ है, जो
अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, या फिर जो टाइमली रिटायरमेंट हो चुके हैं अगर वो अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनकी वही जो है कैटेगरी बनेगी जिसमें वो सर्विस के दौरान थे। लेकिन उन्हें जो है इस चीज़ के लिए अपना एक रिटायरमेंट सर्टिफिकेट अपने डिफेंस सेक्टर से लेना होगा, उसके बिना उनकी कैटेगरी को काउंट नहीं किया जाएगा। एक बहुत ज़रूरी है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वहीं आपका एडमिशन का अधिकार बनेगा, उसके अलावा नहीं। और साथ ही साथ अगर आप आरटी में करवाना चाहते हैं एडमिशन, तो जो अर्बन एरियाज है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में आपका रेजिडेंस होना चाहिए। और अगर गांव के एरियाज है ये, तो 8 किलोमीटर के दायरे में आपका रेजिडेंस होना चाहिए। उसके बाहर जाने पर आपको आरटी का बेनिफिट भी नहीं मिलता, राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री एजुकेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। एंड लास्ट बट नोट लीस्ट जो आपके लिए ज़रूरी है वो है बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जिसको आप बिफोर हैंड तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जिनकी तैयारी अगर आप पहले रखेंगे तो हैसल फ्री एडमिशन आप करवा पाएंगे। जो जो लिंक्स आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जैसे ही शेड्यूल आता है तो एक नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको उस शेड्यूल के बारे में डिटेल बता दूंगी, ताकि आप अपनी सुविधा से अपने घर में बैठ के ही अपने बच्चे को रजिस्टर कर पाएँ और अपने आप को केवीएस एडमिशन के प्रोसेस का एक पार्ट बना सकें। तो आई होप आपकी सभी क्वेरीज स्पेसिफाई मैं कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। बिंग एंड एक्सपीरियंस्ड इन केवीएस एडमिशन, मैं जो है आपके इन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू पीपल, थैंक यू वेरी मच।